प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में हमारा विषय था स्त्री विमर्श और हिंदी साहित्य, और हमने बात की थी कि हिंदी या भारतीय साहित्य में अब तक थेरी गाथा, सिमंतनी उपदेश और स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई सिंधी की 3 पुस्तकें सर्वप्रथम आई थी। आज हम बात करेंगे उससे आगे। हेमलता महेश्वर ने अपने एक शोध पत्र में लिखा है कि स्त्री दास्ता या उसके अधिकार चेतना को लेकर पहली पुस्तक संस्कृत में नहीं बल्कि उर्दू में आई है तथा दूसरी पुस्तक मराठी में। यानी हेमलता महेश्वर कहती हैं कि स्त्री विमर्श के ऊपर संस्कृत साहित्य में कुछ लिखा ही नहीं गया। वो कहती हैं कि स्त्री की दास्तान, उसके अधिकार चेतना, इसके बारे में पहली पुस्तक अगर किसी भाषा में आई हिंदुस्तान में तो वो थी उर्दू भाषा, और दूसरी पुस्तक आई मराठी भाषा में जो ताराबाई सिंधे ने लिखी थी। जर्मन ग्रियर ने अपनी पुस्तक, जर्मन ग्रियर एक विदेशी लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक का नाम है विद्रोही स्त्री। विद्रोही स्त्री में वो लिखते हैं विशेष तौर पर लड़कियां अपनी समस्याओं को लिखकर व्यक्त करने में विशेष पारंगत होती हैं, और भारत में या हिंदुस्तान में स्त्री विमर्श देर से शुरू हुआ या कम हुआ, इसका कारण यही था अशिक्षा। क्योंकि जर्मन ग्रियर कहते हैं कि लड़कियां आमतौर पे अपनी समस्याएं लिखित में दे करके ज़्यादा पारंगत होती लिखित, और लेकिन यहाँ शिक्षा का अभाव था इसलिए वो लिखने में पारंगत नहीं थी। कुछ पुरुषों ने भी अपनी संवेदनशील लेखन द्वारा नारी को केंद्र बिंदु मानकर गद्य और पद्य में नारी को गौरव प्रदान किया, लेकिन जिस प्रकार दलित विमर्श में सहानुभूति बनाम स्वानुभूति का द्वंद्व है, उसी प्रकार स्त्री लेखन में भी पुरुषों के लेखन पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसने स्त्री को देवी के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करके अपने स्वार्थ को सिद्ध किया है। यहाँ एक और विमर्श शुरू हुआ। देखिए, हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल, इसमें स्त्री विमर्श या स्त्रियों पर लिखा गया। कुछ पुरुषों ने भी स्त्रियों की समस्याओं का जिक्र किया, गद्य और पद्य दोनों में नारी वर्णन किया, नारियों को महत्व दिया, मान सम्मान दिया। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी होती है, और ये समस्या वो है जो दलित विमर्श में भी है। दलित विमर्श में कहा जाता है कि किसी भी दलित के बारे में गैर दलित उतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना एक दलित लिख सकता है, क्योंकि गैर दलित जो लिखेगा वो सहानुभूतिपूर्वक होगा और दलित जो लिखेगा वो स्वानुभूतिपूर्वक होगा। उसी प्रकार की बात स्त्री विमर्श के बारे में भी कही जाती है। स्त्री विमर्श के बारे में आरोप लगाया जाता है कि कोई भी पुरुष स्त्री की पीड़ा को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भोगा ही नहीं, और जो यथार्थ भोगा नहीं उसके बारे में भला वह क्या और कैसे लिख सकता है। इसलिए स्त्री विमर्श के बारे में पुरुषों के लेखन के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि वहाँ ईमानदारी से प्रयास नहीं हुए। यानी पुरुष ने स्त्री के बारे में लिखा और उसको देवी बना दिया, तो वह देवीय रूप भी उसका कहीं ना कहीं वो कहा गया है कि पुरुष ने शायद अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। सिमोन द बाउल का मत है कि बचपन से लेकर जीवन पर्यंत पुरुष उसके इस समर्पण भाव की प्रशंसा करते रहते हैं। स्वतंत्रता सबको डराती है, स्त्री भी इसका अपवाद नहीं है, और यदि गुलामी की प्रशंसा हो तो क्या कहना। समर्पण के नाम पर मिलने वाली सुविधा का प्रलोभन किसी को भी हो जाएगा। सिमोन एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है। सिमोन कहती हैं कि बचपन से लेकर जीवन पर्यंत पुरुष ने क्या किया, बड़ी चालाकी से, सिमोन का आरोप है कि पुरुष ने बड़ी चालाकी से स्त्री के समर्पण भाव की प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि कोई भी अगर स्वतंत्र होता है तो वह स्वतंत्रता दूसरे के लिए घातक हो सकती है, दूसरे को डराती है। पुरुष ने भी संभवतः ऐसा सोचा होगा कि भारतीय समाज की स्त्री अगर स्वतंत्र हो जाएगी और अपने समस्त हकूक और अधिकारों को मांगने लग जाएगी तो शायद पुरुष वर्ग के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए पुरुष ने स्त्री के समर्पण भाव की प्रशंसा की और उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता के बारे में कोई बात ही नहीं की। और स्त्री क्या रही? स्त्री ने देखा कि जब उसके इस भाव की प्रशंसा हो रही है तो वह लालच में आ गई, और गुलामी की प्रशंसा पाकर के भी स्त्री बड़ी खुश हुई, और देवी मानने की, उसको जो देवी उपाधि दी गई थी या उसको जो देवी कहा गया था, उस देवी की सुविधा से वह संतुष्ट हो गई।
यानी वह झूठी उपाधि से, झूठी प्रशंसा से खुश रही और अपने मूलभूत अधिकारों के लिए शायद आगे नहीं आई या उसने कोई प्रयास किया ही नहीं। पुरुष के प्रति समर्पण से वह देवी की उपाधि का प्रलोभन देकर स्वयं मुक्त रहता है। और पुरुष ने क्या किया? स्त्री को देवी रूप बना दिया, उसको तो देवी बना दिया। और देवी तो पत्थर है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ उसकी कामना नहीं है, कोई उसके स्वार्थ नहीं है। और पुरुष जो है वो हमेशा मुक्त रहा। आधुनिक युग में नारी चेतना की अलग जगाने का कार्य बहुत सी महिला लेखिकाएँ कर रही हैं और उन्होंने किया है, जिनमें चित्रा मुदगल, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, मंजुला भगत, उषा प्रेमवदा, मैत्री पुष्पा, राजेश सेठ, प्रभा दीक्षित, प्रभा सक्सेना, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिवानी, पद्मा सचदेव। ये न जाने कितने लंबी फहरिस्त या लंबी सूची है इन नामों की। भारतीय नारी के शोषण एवं अत्याचार के विभिन्न पहलुओं को इन्होंने बड़ी बारीकी से अपने साहित्य में। ये जो महिला लेखिकाएं हैं, इन्होंने भारतीय स्त्री की पीड़ा, भारतीय स्त्री के दर्द को बड़ी सहानुभूतिपूर्वक और बड़ी स्पष्टता के साथ बड़ी बारीक पहलुओं से उजागर किया है। 21वीं सदी की लेखिकाओं ने स्त्री जीवन की नाना समस्याओं, स्त्री जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं, वह किन किन रूढ़ियों में और किन किन परंपराओं में जकड़ी हुई है, इस बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ बयान किया, बताया समाज को, लोगों को। वर्तमान में सामान्य अनपढ़ महिलाओं के साथ शिक्षित, कामकाजी और संभ्रांत महिलाओं का भी शोषण होता है। देखिए, जहाँ अशिक्षा है और गरीबी है, वहाँ महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं, अत्याचार का शिकार होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो ऑफिसों में या कार्यालयों में नौकरी करती हैं, या जो संभ्रांत घरों की महिलाएं हैं, वे भी शोषण का शिकार हैं। उनका शोषण दिखता नहीं है, लेकिन शोषण का शिकार हो भी। इन महिला लेखिकाओं ने इन समस्त प्रकार की महिलाओं का जिक्र अपने साहित्य में किया है। उन्होंने सेकंड सेक्स यानी उपेक्षिता, अन्य, दोयम दर्जे का माना जाता है, इन महिला लेखिकाओं का कहना है कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनको या तो सेकंड सेक्स कहा जाता है, उनको दूसरा लिंग कहा जाता है, या फिर उपेक्षिता। इन्होंने इनको नई नई संज्ञाएं दी, अन्य, जो दूसरी हैं, यानी वह मुखिया की भूमिका में कहीं भी नहीं है या फिर दोयम दर्जे का माना गया है। इन महिला लेखिकाओं का ये कहना है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में महिलाएं इस प्रकार से हैं। सिमोन व बोवर ने अपनी पुस्तक सेकंड सेक्स में विश्व की महिलाओं का सर्वेक्षण किया और विश्व की महिलाओं का सर्वेक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि कोई भी देश, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति, कोई भी जाति और कोई भी धर्म हो, महिलाएं सर्वत्र उपभोग की वस्तु हैं। सब जगह महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है और अलग अलग प्रकार से या भिन्न भिन्न प्रकार से उनका शोषण होता है, उनका उपयोग किया जाता है या उपभोग किया जाता है। उनके मूल अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं और ये शारीरिक स्तर पर भी है शोषण उनका, आर्थिक स्तर पर भी उनका शोषण है और मानसिक स्तर पर भी उनका शोषण है। हर जगह महिला शोषण का शिकार हो रही है, ये सिमोन मानती हैं। अब बात करेंगे महिलाओं की समस्याएं क्या क्या है, महिला जीवन की समकालीन समस्याएं क्या हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन में दरार और विघटन। आज की महिला दाम्पत्य जीवन में दरार और विघटन महसूस कर रही है। पहले ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? कि वो शोषण का शिकार थी, जो कहा जाता था मान लिया जाता था। उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण आज की महिलाओं का हो रहा है। उनको समानता का अधिकार नहीं मिलना, उनको दोयम दर्जे का मानना, उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर न देना, उनकी अस्मिता पर उठते प्रश्न चिन्ह, कामकाजी महिलाओं का आत्म संघर्ष, नैतिकता एवं आधुनिकता का द्वंद्व, ये समस्याएं हैं आज की महिला के पास। नैतिकता, आधुनिकता के नाम पे उसकी नैतिकता को चेतावनी दी जाती है कि वह नैतिक नहीं रही। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका आत्म संघर्ष, वो घर का काम भी करती है और कार्यालय का काम भी करती है और उसके बाद भी ताने सुनती हैं। विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिलना और जगह जगह है महिला की अस्मिता के प्रश्न खड़े होते हैं। ये सारे के सारे संघर्ष आज की नारी झेल रही है। उषा देवी मित्रा, कृतनष्ट नीड की सुनंदा की समस्या परित्यक्ता की समस्या है।
नश नीड़ एक उपन्यास है उषा देवी मित्रा का, उसमें नंदा जो उस उपन्यास की नायिका है वह परित्यक्ता है, त्यागी हुई है, और त्यागी हुई समाज में पति के द्वारा छोड़ी हुई महिला की क्या क्या समस्याएं हैं उनका वर्णन किया गया है। पिया उपन्यास में विधवाओं के दुख का सबसे बड़ा कारण है उनकी आर्थिक स्वतंत्रता एवं बहुत प्रकार के बंधन। एक और उपन्यास है उनका पिया, इस उपन्यास में बताया गया है कि भारतीय समाज में विधवा स्त्री की बहुत सारी समस्याएं हैं, और सबसे मोटी समस्या उसकी क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता। वो हर एक चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है, और फिर बहुत सारे बंधन, घर से बाहर नहीं जा सकती, किसी मांगलिक कार्य में भाग नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वचन का मोल की कजरी प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग कर आजम सेवावृत्ति अपनाती है। वचन का मोल एक उपन्यास है, उसकी नायिका कजरी जो है वो प्रेम करती है, लेकिन प्रेम में असफल होने पर उसको धोखा मिलता है, वह फिर आजीवन सेवावृत्ति अपना लेती है। कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी की नायिका बड़ी दबंग है, और वो पहली बार पुरुष सत्तात्मक समाज में पुरुषों के द्वारा दी गई अपनी सामाजिक छवि को उतार फेंकते हुए पुरुषों को चैलेंज करती है। मर्यादाओं की पुरानी नींव को, शहतीरों को हिलाती हुई पति से अतृप्त आंचल में मुंह दबाकर पारंपरिक स्त्री की भांति उसे अपनी नीति का खेल स्वीकार नहीं कर अचानक विद्रोह कर देती है। यानी मित्रों मरजानी की जो नायिका है उसका पति उसकी शारीरिक इच्छा पूरी करने में असक्षम है। समाज में इस प्रकार के पुरुष के प्रति नारी कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मित्रों मरजानी की नायिका जो है वह प्राचीन नारी नहीं है जो अपने मुंह या अपने आंचल में अपना मुंह छुपा करके रोती रहे और भाग्य या नियति को स्वीकार कर ले कि यही लिखा हुआ था। ना, वह पारंपरिक स्त्री नहीं रहती, वह विद्रोह करती है, पुरानी मर्यादाओं को उखाड़ फेंकती है और विद्रोह का स्वर बुलंद करती है और कहती है कि मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए जो इसके पास नहीं है। कृष्णा सोबती का एक और उपन्यास है डार से बिछुड़ी। डार से बिछुड़ी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम पाशो है। पाशो एक अल्हड़ किशोरी है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, लेकिन वह जिंदगी भर भटकती रहती है। क्यों? कि जो चाहती है उसको कहीं नहीं मिलता। कृष्णा सोबती के उपन्यासों की एक खास बात विशेषता है कि परंपरागत और रूढ़िगत समाज में नारी के जकड़न की कहानियाँ वो हर उसमें उपन्यास में कहती हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज परंपराओं और ढकोसलों में जकड़ा हुआ है, और इन परंपराओं और इन रूढ़ियों का या इन कुरीतियों का शिकार एक भारतीय नारी किस प्रकार बनती है। ये कृष्णा सोबती की रचनाओं में है। और कृष्णा सोबती कहती हैं कि ऐसे समाज में नारी के स्वभाव की तमाम कोमलताओं का शोषण होता है। ये जो समाज है, हमारे इस समाज में नारी की जो कोमल स्वभाव से नारी कोमल होती है, उसकी कोमलता का समाज का हर व्यक्ति, हर अंग, हर हिस्सा और समाज की हर व्यवस्था उस नारी का शोषण करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। वह स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता की भी दशा बड़ी कारुणिक है, वह बहुत दुखी है। इसलिए कृष्णा सोबती के नारी पत्र या कृष्णा सोबती के उपन्यासों की नारी पत्र जो हैं वो समाज की विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और विभिन्न कुरीतियों से जकड़े हुए नारी पात्रों का जिक्र करने वाली रचनाएं हैं। धन्यवाद। बाकी बाद में।